अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और इसके दूसरा नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये पाथवे भी जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ये भी उसी की तरह का कैटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, इसमें भी हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और ये पाथवे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स के प्लास्टिड्स में देखा गया है, जबकि एनिमल्स में ये उनके साइटोसोल में आपको पाथवे मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसको शंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं? शंट का मतलब बाईपास, यानी कि उसका ऑल्टरनेटिव है ग्लाइकोलिसिस का, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिएक्शन जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस से मिलते जुलते हैं। अभी हम देखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी कॉमन हैं। ठीक है, इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी इसका नाम है। और इट इज़ नॉट अ मेजर ये एनर्जी यील्डिंग पाथवे। जिस तरह के ग्लाइकोलिसिस में आपको एनर्जी मिली थी, NADPH मिला था और ATP मिले थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। सो इट इज़ नॉट अ मेजर एनर्जी यील्डिंग पाथवे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या हासिल होता है इस पाथवे में, ये हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर इस पाथवे में ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज की सबसे पहले क्या हो गई है, इसके अंदर फॉस्फेट ऐड हुई है, इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई और अब ये बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसने NADPH प्रोड्यूस किया है और ये किस में चेंज हो गया, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, देन 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से अगेन NADPH बना है और चूँकि इससे एक कार्बन निकल गया, तो अब इसके अंदर सिर्फ 5 कार्बन्स रह गए। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के पास 6 कार्बन्स होते हैं, जब उसका एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो गया है। ठीक है, इनिशियली इस पूरे प्रोसेस का यहाँ से लेकर इधर तक जो सारा स्टेप है, ये हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और जो रिमेनिंग सारे स्टेप्स हैं उन सब में नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेजेस हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और उसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बनते हैं। यहाँ पर 6 NADPH प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के। देन अगेन यहाँ पर 6 NADPH बनते हैं। टोटल हमारे पास 12 NADPH बन जाते हैं, 6 यहाँ पर बनते हैं और 6 यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, देन यहाँ से हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं पीछे, यानी कि हर एक जो 6 कार्बन वाला फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है उसके अंदर चूँकि 6 कार्बन होते हैं, उसके अंदर से एक एक कार्बन जब निकल गया तो फिर हमारे पास 5 कार्बन वाले सब्सटेंस बन गया, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया और ये हमारे पास 5 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको हासिल क्या हुआ, यहाँ पर कोई ATP नहीं बनी बल्कि ATP यूज़ हुई है और हमारे पास NADPH जो आपको है वो 12 NADPH मिले हैं। तो NADPH जो है ये हमें भी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर चाहिए होती है हमें बायोसिंथेसिस, यानी कि सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए हमें NADPH की रिड्यूसिंग पावर चाहिए होती है और ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। देन राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो इससे बना है, अब इसकी एपिमराइजेशन होगी, यानी कि ये राइबोलोज जो है ये 5 इसके अंदर कार्बन होते हैं इस मॉलिक्यूल में राइबोलोज में, तो ये ज़ाइलोलोज में भी चेंज हो सकता है। ज़ाइलोलोज जो है ये भी 5 कार्बन इसमें होते हैं और ये इसका एपीमर है। इसी तरह राइबोज जो है ये एक कीटो शुगर है, sorry, it is an aldose sugar, it is a 5 carbon aldose sugar and ribulose is a 5 carbon ketose sugar। तो ये अपने एपीमर में चेंज हो जाएगा। राइबोलोज जो है ये इसमें भी चेंज हो सकता है या फिर ये इसके अंदर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, एपीमर क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर ट्रांसकीटोलेज
एंजाइम है वो एक्ट करेगा, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो इस 5 कार्बन वाले ज़ैलुलोज के 2 कार्बन उतार के राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ अटैच कर देगा। देन अब जब इसमें 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे, पहले ये 5 कार्बन वाला था, 2 कार्बन और ऐड होंगे तो 7 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड का नाम है C2 हेप्टेलोज फॉस्फेट बन जाएगा। और चूँकि इसके 2 कार्बन उतर गए थे तो अब इसके पास पीछे 3 कार्बन रह गए हैं और यहाँ पर 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। देन ट्रांस एल्डोलेज रिएक्ट करेगा और ये ट्रांस एल्डोलेज इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और C2 हेप्टेलोज फॉस्फेट इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से ये C2 हेप्टेलोज 7 फॉस्फेट से 1 कार्बन जो है वो उतरेगा और इसके साथ अटैच होगा और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनेगा। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसका 1 कार्बन उतरा इसके साथ जाके लगा तो अब 4 कार्बन वाला कंपाउंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन गया। चूँकि इसका 1 कार्बन उतर गया था लिहाजा इस पर 6 कार्बन्स रह गए और अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। देन ट्रांस कीटोलेज दोबारा से एक्ट किया जो कि फर्स्ट स्टेज पर एक्ट किया था, ठीक है। ट्रांस कीटोलेज ने अब क्या करना है कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को कंबाइन करना है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो अब इनको कंबाइन जब करेगा तो उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब ये दोनों आप इसमें कंबाइन होते हैं ना तो 9 कार्बन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके नतीजे में 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड ये बन गया और 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड बन गया, यानी कि टोटल इन दोनों को मिला के भी 9 कार्बन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना स्टूडेंट्स, ये वाला कंपाउंड जो है ये ग्लाइकोलाइसिस में भी आपने देखा था, इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा था। ये इस स्टेज पर दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस में भी एंटर हो सकते हैं क्योंकि ये जो पाथवे है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये भी साइटोसोल में हो रहा होता है और ग्लाइकोलाइसिस भी, ठीक है। तो ये साथ साथ रन करते हैं, तो ये जो है हमारे पास उस ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो दोबारा से रिसाइकल होगा और ये किस में चेंज होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। देन हमारे पास फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और ये साइक्लिक पाथवे है। इस तरीके से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो जब ये आगे रन करेगा एंड देन दोबारा आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगी तो कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आपके पास 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है तो उससे रीजनरेट कितने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और इसके अगर आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास टोटल मल्टीप्लाई कर लें 6 को 5 से, देन इट्स 30 कार्बन वाला कंपाउंड आपके 30 बनेंगे और यहाँ पर चूँकि 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड है तो आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आपको 5 जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट से यू विल गेट ओनली 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकॉज रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो गया था, इस वजह से आपको यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर आप इसमें नेट गेन देखें तो आपको क्या क्या गेन हो रहा है, यहाँ पर यू आर गेनिंग NADPH जो मैंने आपको बताया था 12 NADPH मिल रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे और इसमें आपको हासिल हो रहे हैं बहुत सारे 5 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जैसे कि राइबोज 5 फॉस्फेट मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ DNA RNA, क्योंकि DNA RNA में न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो राइबोज से बने होते हैं, ठीक है। RNA में राइबोज जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है जबकि DNA में डीऑक्सीराइबोज बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह आपको फ्रुक्टोज मिल रहा है, इसमें एरिथ्रोज, आपको 4 कार्बन का बॉन्ड्स मिल रहे हैं, आपको 5 कार्बन का बॉन्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमें इंटरमीडिएट्स मिलते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है DNA RNA की,
ठीक है। तो लास्ट में हम इसकी यील्ड ऑफ पाथवे देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिला, NADPH मिला, और NADPH जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरह पेंटोज फॉस्फेट्स मिले जो कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए यूज़ होंगे, और ये अल्टरनेटिव पाथवे है एनर्जी ऑब्टेन करने का, मगर इससे ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होती है क्योंकि ATP नहीं प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ओनली NADPH बना है, जो कि NADPH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं इसकी इक्वेशन को। आप देख लें कि इसके अंदर 6 मैंने बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज़ हुए, 12 NADP आए जिनसे हमें मिले 12 NADPH प्लस H 12H मॉलिक्यूल्स। इसमें ATP एक इस्तेमाल हुआ था, इसलिए हम उसका एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने शो किया उसका। इसके अलावा 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है इसमें मिले, ठीक है। तो नेट इक्वेशन हमारे पास ओवरऑल यही है। इसमें जस्ट इन्होंने इसके 6 मॉलिक्यूल्स नहीं शो किए, बाकी इक्वेशन यहाँ पर इन्होंने ये सारी दी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इन्होंने शो नहीं किया, ठीक है। तो हमारी जो मेन नेट इक्वेशन हमारे पास है वो आपके पास यही होती है कि इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको ओवरऑल जो है जो आपको गेन है वो NADPH का है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं, मगर ये पाथवे एनर्जी मेजर एनर्जी यील्डिंग पाथवे नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब आप इस टॉपिक को कर लें, देन हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।